जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। हम लोग इससे पहले ठोस में प्रसार, द्रव में प्रसार पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इस थर्मल एक्सपेंशन का, वो है गैस में प्रसार, यानी कि एक्सपेंशन इन गैस, या तो इसको बोल दीजिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो गैस में प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, गैस भी क्या है? एक पदार्थ है। जिस प्रकार से ठोस पदार्थ होता है उसी प्रकार से गैस भी पदार्थ है, मतलब ये भी परमाणु से मिलकर बना होगा। अब जब ये परमाणु से मिलकर बना होगा तो इसके परमाणु में भी क्या होगा? ऊष्मा होगा, ऊर्जा होगा, है ना, मतलब ऊर्जा होगा। तो अब जब इसके परमाणु में ऊर्जा है तो इसका परमाणु क्या होगा? मूव करते रहेगा। देखिए, हम लोग इस वीडियो के जो है लास्ट में ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि ऊर्जा किसको कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो गैस है, गैस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें भी छोटा छोटा परमाणु रहता है। जैसे कि देखिए, सपोज ये जो है ये इतना सा क्या गैस है, तो इसके अंदर में क्या होगा? छोटा छोटा सा परमाणु होगा। अब इस में से अगर हर परमाणु का बात करें, सपोज इसमें से हम एक परमाणु का बात किए, तो इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा रहता है। इसमें क्या रहता है? कुछ ना कुछ ऊर्जा रहता है। तो इसी कारण से वो क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। अगर सपोज दैट ये जो गैस है, इस गैस में जो ये परमाणु है, इस परमाणु में अगर ऊर्जा नहीं रहता, इस गैस के परमाणु में अगर ऊर्जा नहीं रहता तो ये मूव नहीं करता, बिल्कुल ही स्थिर रहता। लेकिन इसकी प्रकृति देखिए क्या है कि इसमें ऊर्जा रहता है, जिस कारण से ये घूमते फिरते रहता है। अब अगर हम लोग बात करें, ठोस में भी तो परमाणु है, तो ठोस के परमाणु में कम ऊर्जा होता है। किसके कंपैरिजन में? तो इसके परमाणु के कंपैरिजन में। किसके? तो गैस के परमाणु के कंपैरिजन में। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किसके परमाणु को ऊर्जा रहता है, तो वो गैस के परमाणु को सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। अगर हम लोग ठोस या द्रव से इसको कंपेयर करें, ठोस या द्रव से हम लोग क्या करें? इसको तुलना करें। तो अब देखिए, ठोस में प्रसार कम होता है। किसके कंपैरिजन में? तो गैस के कंपैरिजन में। द्रव और गैस में प्रसार का अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा किस में होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो परमाणु होता है, इसके परमाणु में ज़्यादा ऊर्जा होता है, तो इसमें प्रसार ज़्यादा होगा। अब देखिए कितना कितना प्रसार ज़्यादा होता है। अगर हम लोग किसका बात करें? ठोस का बात करें और गैस का बात करें। किसका? तो ठोस और गैस का बात करें तो गैस और ठोस में से तो ये 200 गुना ज़्यादा, कितना? तो 200 गुना ज़्यादा प्रसार पाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा दे दें इस गैस में, तो ये ठोस से ज़्यादा प्रसार करेगा। तो कितना ज़्यादा? तो उससे 200 गुना अधिक प्रसार करेगा। अब देखिए क्या है, द्रव और गैस में अगर हम कंपैरिजन करें तो गैस में ही ज़्यादा होगा प्रसार। तो कितना ज़्यादा प्रसार होगा? तो यहाँ से एक जीरो को हटा दीजिए, मतलब 20 गुना ज़्यादा प्रसार होगा द्रव से। फिर भी समझ लिए 20 गुना कोई कम नहीं है, 20 टाइम्स मोर देन होगा। ठीक, तो ये था हमारा कि क्या कि गैस में प्रसार। अब देखिए, हम इसी टॉपिक में एक चार्ल्स साहब के बारे में बताया जाता है कि चार्ल्स साहब क्या बोले थे। अब देखिए, कहते हैं, सबसे पहले ये सिंपल बात जान लेते हैं हम लोग कि अगर कोई भी बर्तन में आप गैस को लेते हैं और उसका ताप को दबाव को अगर बढ़ाते हैं, बर्तन में सपोज करिए कि ये हमारे पास में क्या है? बर्तन है, ठीक है। इसमें क्या है? गैस है, इसमें गैस है। अब यहाँ से क्या किए, एक पिस्टन लगा दिए और यहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया। इससे क्या करते हैं? इसको दबाते हैं। तो दबाने पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो छोटा छोटा परमाणु रहेगा ना, इस परमाणु का ताप बढ़ जाता है। यानी कि ये जो छोटा सा बर्तन है, इस बर्तन में जो गैस को लिया गया है, जब इस पर दबाव को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो दबाव बढ़ाने पर गैस का जो ताप होता है ना, वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। अब जैसे ही ताप बढ़ता है तो इसके अंदर का जो है परमाणु ना, वो और ज़्यादा तेज़ी से इसमें ठोकर मारने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स साहब क्या कहे कि अगर दाब में परिवर्तन हो, क्या? दाब या दबाव में परिवर्तन हो, और उस दबाव में परिवर्तन के कारण
वो जो गैस है उस गैस का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, दबाव डालने पर उस गैस का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो उस गैस के आयतन में कितना का वृद्धि होगा। तो देखिए इसको जो हम लोग जानेंगे, ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तब क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे उस गैस का जो आयतन था ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे उस गैस का जो आयतन होगा, उस आयतन का कितना, तो 1/273 उतना भाग लेंगे, एक 1/273वां भाग लेंगे, तो उतना आयतन में वृद्धि होगा। 4 से 7 क्या बोले, फिर से हम बोल देते हैं कि जब कोई भी गैस है, उस गैस पे अगर हम लोग दबाव बढ़ाते हैं या दबाव में परिवर्तन करते हैं, तो उस गैस के आयतन में कितना का परिवर्तन होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उस गैस का आयतन था ना, उस आयतन का 1/273वां भाग अगर लेंगे ना, तो वो जो भाग निकलेगा उतना ही उसमें क्या होगा, तो परिवर्तन होगा। अब मान के चलिए ये तो दबाव बढ़ाना था, अगर दबाव को घटा दें, अगर दबाव को घटाएंगे ना, तो भी उसमें भी वही बात होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का जो वॉल्यूम था, जो आयतन था, उसमें कितना का कमी होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जितना आयतन था, उसका आयतन का 1/273वां भाग लेंगे, जो भी भाग निकलेगा, जो भी आयतन निकलेगा, वही क्या होगा, उसमें कमी होगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 से साहब का है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है। तो देखिए ये जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गति है ना, गति को ऊष्मा में बदल सकते हैं। किसको, तो गति को ऊष्मा में बदल सकते हैं, या तो ऊष्मा को गति में बदल सकते हैं। दोनों ही बराबर, मतलब दोनों एक ही बात हुई कि गति को हम लोग ऊष्मा में बदल सकते हैं या फिर ऊष्मा को गति में बदल सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि समान मात्रा में जो कार्य होगा, तो उतना ही समान मात्रा की ऊष्मा उससे क्या होगी, तो उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर लिखना है समान मात्रा के कार्य द्वारा समान मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखिए क्या समान मात्रा के कार्य द्वारा समान मात्रा की ऊष्मा का मतलब क्या हो गया कि जितना आप कार्य करिएगा ना, उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब देखिए क्या कहता है कि कोई भी आप यांत्रिक कार्य करिए तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। कोई भी आप यांत्रिक कार्य करिए, या ऐसे कहिए कि कोई भी आप कार्य करिए तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब ये जो ऊष्मा होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि किसका समानुपाती होगा, तो जितना आप कार्य किए ना उसका प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या, जितना आप कार्य करिएगा उतना ही ऊष्मा निकलेगा। अगर आप कार्य ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा। मतलब W को हम लोग वर्क से अगर डिनोट करें तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, हीट का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो है W जो है, W यहाँ पर किया गया कार्य है। क्या है, तो W किया गया कार्य है, किया गया कार्य है। अब देखिए जितना कार्य किया गया ना, तो उस कार्य से क्या होता है, तो ऊष्मा निकलता है। तो ये क्या है, तो निकला हुआ ऊष्मा, निकला हुआ ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या, ये जो है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किसका, H का। कहने का मतलब जितना आप कार्य करिएगा, अगर कार्य अधिक करिएगा तो ऊष्मा अधिक निकलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। अगर आप कार्य कम करिएगा ना, तो आपका जो है ऊष्मा क्या होगा, कम निकलेगा, है ना। तो अब देखिए अगर यहाँ से इस प्रोपोर्शनल वाला साइन को हम लोग हटा दें, तो इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के बाद यहाँ इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर ये J आ जाएगा। अब ये J क्या है, तो ये J है स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर J इज इक्वल टू लिख दिए, J को इधर रहने दिए, H को इधर लेके चले आए, तो W/H हो गया। अब देखिए क्या है, यही जो J है यही ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, या तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो ये स्थिरांक है।
अब इस जे का जो वैल्यू कैसे निकाला गया, कौन निकाले इस जे का वैल्यू, जे मतलब जूल होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक बार जब एक बार जे का मान क्या निकला, फिर दोबारा फिर जब प्रयोग किया गया तो फिर जे का मान क्या निकला। देखिए, भौतिकी में एक चचा हुए, भौतिकी में जो उस चचा का नाम क्या था, तो उस चचा का नाम यही जूल था। क्या नाम था उस चचा का नाम, तो जूल था। ये जूल जो चचा थे, इसने क्या किया, एक प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद उसको जो है, ये जो जूल है यानी कि ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है, इसका एक वैल्यू प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो एक वैल्यू प्राप्त हुआ, तो जो कि था जे इज इक्वल टू, यानी कि कहने का मतलब जूल का जो या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का जो एक मान प्राप्त हुआ वो था 4.18 जूल पर कैलोरी। और क्या क्या फिर जब मतलब बोलिए तो बहुत अच्छे तरीके से और जब प्रयोग किया तो क्या हुआ, तो एक और बहुत ही इससे भी ज़्यादा अच्छा मान इसको मिला, मतलब इससे भी परिशुद्ध मान इसको मिला, तो वो था 4.1855 जूल पर कैलोरी। तो पहले तो इसको 4.18 जूल पर कैलोरी मिला था, लेकिन जब उसको और अच्छे से प्रयोग किया ना, तब हम लोगों को मिला क्या, 4.1855 जूल पर कैलोरी। तो ये जो मान निकाला, किसने निकाला, तो जूल ने निकाला। अब ये जूल कौन थे, जूल एक फिजिसिस्ट थे। कौन थे, तो फिजिसिस्ट थे, मतलब भौतिकी के बोल ली तो वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे ये। मतलब ये कहाँ के थे, ये जो फिजिसिस्ट थे कहाँ के थे, तो ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, तो इंग्लैंड में। कहाँ के थे ये, तो इंग्लैंड में। और ये जो इन्होंने प्रयोग किया था जिसमें कि इसका मान निकला था 4.18 जूल पर कैलोरी, और ये जो 4.1855 जूल पर कैलोरी निकला था, ये 1850 में इन्होंने इस प्रयोग को किया था। कितना, तो 1850 में किया था। और देखिए, इंग्लैंड के लंकाशायर में, कहाँ, तो इंग्लैंड के लंकाशायर में इनका जन्म हुआ था। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हम लोगों को ये वाला जो फॉर्मूला याद रखना है, और ये जो जूल है इसका जो मान याद रखना है 4.1855 जूल, या तो 4.18 जूल पर कैलोरी होता है। इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो ऊर्जा के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे। देखिए, ऊर्जा क्या है ना, कि वो रहता कहाँ है, कोई भी पदार्थ अगर है तो उस पदार्थ के अंदर में ऊर्जा रहता है, तो अंदर में कहाँ रहता है, इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान के चलिए कि ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ जो छोटा छोटा परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब मान के चलते हैं ये क्या है, ठोस पदार्थ है। ये क्या है, तो ठोस पदार्थ है। अब ठोस पदार्थ में हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर में जो परमाणु होता है, ठोस पदार्थ के अंदर में जो भी परमाणु होता है, वो परमाणु क्या स्थिर रहता है, क्या बैठा हुआ रहता है कि नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करता है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन करेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग लिक्विड का बात करें, द्रव का बात करें, तो उसका परमाणु क्या होता है, चलता फिरता रहता है। उसके अंदर में लिक्विड में जो द्रव में जो परमाणु रहेगा वो चलता फिरता रहता है, धीरे धीरे एकदम वॉकिंग करता है। लेकिन अगर वहीं गैस का बात करें तो उसका वॉकिंग नहीं करता है, और उसका क्या होता है, एकदम पूरा रनिंग करता है। मतलब क्यों, इसलिए क्योंकि उसके परमाणु को भाई ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो है हमारा ठोस, इसका परमाणु को ऊर्जा कम रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ऐसे धीरे धीरे डोलता है ना। अब देखिए कि ये ऊर्जा क्या होता है, जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता क्या बात हुई, जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक आदमी है, ये भी एक आदमी है। अब क्या है कि ये वाला जो आदमी है, ये जो रेड कलर वाला जो आदमी है, ये आदमी बड़ा ही एक्टिव रहता है। क्या रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब ये खेलने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में ऊर्जा भरा हुआ है। तो ऊर्जा भरा हुआ है तो इसमें कार्य करने की क्षमता है, ये किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। अब वहीं पर बात करिए तो इसका, तो ये एकदम पूरा डल रहता है, बैठा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता ही नहीं है।
कहने का मतलब क्या है, इसमें ऊर्जा ही नहीं है। या यूँ बोलें, किसी को बोलें कि अरे अरे तुम्हारा शरीर में तो बहुत ऊर्जा है, तुम अच्छे तरीके से काम करते हो, और किसी एक को कहें जो कि बैठा रहता है तो उसको कहेंगे तुम्हारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, तुम में कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए या तो देखिए, या तो बोलिए क्या कि ऊर्जा बोल दीजिए, या बोल दीजिए क्या, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। या तो बोल दीजिए कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, या तो क्या बोल दीजिए तुम्हारे शरीर में कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो दोनों तो बात एक ही हुआ ना। तो यही है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, जब पानी ऊपर से गिरता है ना तो उसमें भी ऊर्जा रहता है। जैसे कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि पानी क्या है, वो परमाणु से मिलकर बना रहता है, उसके परमाणु में जो होता है ऊर्जा होता है, ठोस से ज़्यादा ऊर्जा होता है पानी के परमाणु में। अब जब उसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि ऊर्जा है, अब ऊपर से जो पानी गिरेगा ना उसके नीचे में जब आप पहिया को रखिएगा तो पहिया को क्या करने लगेगा, घुमाने लगेगा। तो जब तक उसमें ऊर्जा नहीं है तो फिर वो पहिया को घुमा कैसे रहा है। इसलिए ऊपर से जो गिरता हुआ पानी रहता है उसमें क्या रहता है, तो ऊर्जा रहता है, मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता है उस पानी में। अगर हम टोटल बात करें, जैसे ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ है, तो ये जो पदार्थ है ना ये परमाणु से मिलकर बना होगा, तो इस पदार्थ में ऊर्जा है। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो परमाणु होगा ना उस परमाणु में ऊर्जा होगा, तो जिसके कारण इसमें ऊर्जा है। अगर इसके परमाणु में ही ऊर्जा नहीं रहेगा ना तो इसमें ऊर्जा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।